बच्चों, आज़ादी के पहले का भारत यदि जानना है, समझना है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़िए। और यदि आज़ादी के बाद वाला भारत को जानना है, समझना है, तो हरिशंकर परसाई जी को पढ़िए। समझ में आया बच्चों? जी मैडम। ठीक है, ये है मुंशी प्रेमचंद जी, अपने समय के महान लेखक। बीबी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, लेकिन बाएं पैर के जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। मैं सोचता हूँ, फोटो खिंचवाने का अगर ये पोशाक है तो पहनने का कैसा होगा? मेरे साहित्यिक पुरखे, आपका जूता फट गया है और उसमें से उंगली बाहर निकल आई है। हाँ, और चेहरे पर जरा भी संकोच, झेप, लज्जा नहीं, बल्कि परंपरा के मुताबिक चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की गई है। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। नहीं, ये मुस्कान नहीं, उपहास है, व्यंग है। ये कैसा आदमी है जो खुद फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है, पर हम सभी पर हंस भी रहा है? अगर फोटो खिंचवाना ही था तो ढंग के जूते पहन लेते, या फिर फोटो ही ना खिंचवाते। हाँ, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और आप अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर सर, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी जूते ना हो। किसी से मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से भर दिखाई करते हैं। लोग तो मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। हाँ, फोटो खिंचवाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है। अरे सर, और तो और लोग इत्र चुपर तक फोटो खिंचवाते हैं जिससे उनकी फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। ये टोपी 8 आने में मिलती है। बिल्कुल। और जूते भी उस जमाने में 5 रुपए से कम तो नहीं मिलते होंगे। हाँ, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। ये महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहे जाते रहे हैं, परंतु फोटो में भी इतना जूता फटा हुआ है। मेरा भी जूता फटा हुआ है। यह ऊपर से अच्छा दिखता है। आप पर्दे के महत्व को नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। भाई, ठाठ से आप फटा जूता पहनो, मैं नहीं पहन सकता। और फोटो तो जिंदगी भर इस तरह ना खिंचाऊं। चाहे कोई आपकी जिद के बिना फोटो खिंचाते। हाँ, चाहते। ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्फू का खेत चर गई? मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। ये वही मुस्कान मालूम होती है। मेरी जनता के लेखक, आपका जूता फट कैसे गया? हाँ भाई। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। आपका जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है कि इन्होंने किसी सख्त चीज पर ठोकर मारी है। हाँ, कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जमी है, उसे शायद ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया। लेकिन सर, ये समझौता नहीं कर सकते। ये व्यंग मुस्कान मैं समझता हूँ। आप मुझ पर, हम सभी पर हंस रहे हैं। या फिर उन पर जो उंगलियां छिपाए और तलुए के साए चल रहे हो। या उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ आपके फटे जूते की बात। तो बच्चों, ये बताओ, मुंशी प्रेमचंद जी ने किन किन समस्याओं की ओर इशारा किया? सर, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। वेरी गुड। सर, जातिवाद। जातिवाद। बहुत अच्छे। सर, बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी, बहुत अच्छे। रूढ़िवादी। शाबाश। भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद, बहुत अच्छे। अंधविश्वास। अंधविश्वास, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो बस बच्चों, आज नहीं, छुट्टी, खेलो। आजा। पकड़। खेलेगी। ले बंद करो ये सब कुछ, हैं? जब देखो जब ढींगा मुश्ती, पढ़ाई लिखाई से कोई काम नहीं है, हैं? चलो मुर्गा बन जाओ। और तुम घुटना टेक। और भाई साहब, हम लोग। घुटना टेक। भाई साहब, रहने दीजिए ना, कितना तो पड़ता ही है। देखिए ना, अब तो इसका मुंह भी लाल हो गया। तो
तू बढ़िया सियानी दादी अम्मा है, जब देखो पकड़ पकड़ पकड़, चल सीधी घर। और तुम लोग भी सीधे घर गए। ए हरिया, हाँ। तू वो वाली कविता सुना ना जो तू हमेशा सुनाता है। हाँ चल, सुना चल, सुना चल, सुना चल। सुना। अब ये हमारे लिए एक कविता सुनाएंगे जो है बिल्कुल हमारी कहानी के रंग जैसी। सुनम। हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए। मैं डरता नहीं मौत आंधी तूफान से, कांपती है रूह मेरी सिर्फ इम्तिहान से। पाठ पढ़ना अजी पाठ पढ़ना, याद करना याद करके घूटना, घूट कर लिखना उसे लिखकर फिर घूटना। टाय टाटा टाय टाटा रोज रटा करता हूँ प्रभु, पुस्तकों के पन्ने दिन रात पलटता हूँ प्रभु। बुद्धि में ना जाने कैसा अभिशाप है, रात को रटता हूँ सुबह मैदान मिलता साफ है। अजी पी गई इंग्लिश, अजी पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को। मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को। क्या करूं हर शब्द के हिज्जे सताते हैं मुझे, क्या करूं हर शब्द के हिज्जे सताते हैं मुझे। स्वप्न में भी कीट शैली दिख जाते हैं मुझे। नाश हो इतिहास का अजी नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग, रोने को हम रह गए। शाहजहां अकबर हुमायूं और बाबर आपके, शाहजहां अकबर हुमायूं और बाबर आपके कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे। अजी भूगोल में था प्रश्न आया, अजी भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा। एक पल में मैंने लिख डाला उत्तर खरा। गोल है पूरी कचौड़ी और पापड़ गोल है, गोल है रसगुल्ला जलेबी और लड्डू गोल है, गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है। इसलिए है मास्टर जी ये धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी, झूम उठे मास्टर जी हमारे इस अनोखे ज्ञान से। कॉपी पर लिख दिया उन्होंने ये शान से, गोल है स्याही की बोतल, स्कूल की घंटी गोल है, इसलिए है बेटा जी तुम्हारे नंबर भी गोल है। राम रामो राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, ना आई तुम मर गया मैं लच गच कचुम्बरम। रोज मच्छर रात को कहता यही है कान में, होश कर कर बैठना बच्चू इस बार इम्तिहान में। आया तेरी शरण में प्रभु जी जिंदगी से हार कर, मार थप्पड़ लात घूसे पर मुझे तू पार कर, पर मुझे तू पार कर। तो प्रस्तुत है कहानी बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी और जिसका निर्देशन किया है संतोष तिवारी जी ने। तो चलिए मजे लेते हैं। विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। अरे भाई, जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का
पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वैसे वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी कभी तो कोई ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना ही सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था यूं। मैंने बड़ी चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, मगर असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। अब भाई वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में, तो उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अपने बारे में बताऊं, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पहाड़ था। मैं तो मौका मिलते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया ना तो हाय 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 पूछना ही क्या। कभी 4 दीवार चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। पी 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 पी। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल ये होता, देखिए, आते हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले शब्दों में मेरा सत्कार करें। ये लो पानी पी लो। जी। स्पेलिंग्स याद हो गई? जी। अच्छा, बताओ सागर की स्पेलिंग क्या है? SAGAR। गलत, SAUGOR। लेकिन ये तो सिर्फ स्टेशन पे लिखी रहती भाई साहब। हाँ तो लिखा है ना कहीं फिर अब बताओ भोपाल की स्पेलिंग क्या है? BHOPAL। बॉम्बे? BOMBAY। इंडिया? INDIA। अब बताओ चेकोस्लोवाकिया? CHESLO स्लो, चेकोस्लो। जाओ जाके सो लो। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि कोई भी पढ़ ले। नहीं, एरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाके ये विद्या आती है। और आती क्या है?
बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात। और मैं कहता हूं कि तुम कितने भोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी घटिया बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी देखा है मुझे जाते हुए? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक ही जमात में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, और जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? और भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, हे राम 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 राम, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे ही 2 घंटे में निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। अब बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू हो? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ को नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, फिर 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, फिर 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, 6 फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, फिर 6:30 से 7 इंग्लिश कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 विविध विषय, और फिर विश्राम। मगर आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो छल कूद, ये गोल, कबड्डी के दाव खा, राजा कबड्डी 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 कबड्डी, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच कर ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ू पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से दूर भागता, मैं उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में भी इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। सांस ले लो, नहीं तो लटपटा के गिर जाओगे। हमेशा सिर पर नंगी तलवार से लटकती हुई मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में घिरा रहता है ना, मैं भी फटकार और घुड़कियां खाकर खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। फिर सालाना इम्तिहान हुए। आज तो हम टाप मारता, देखिए भाई साहब, आप इस क्लास में कितने साल से हो? पूरे 7 साल। लो,
गुरुजी कॉपी। अपना लिखो। गुरुजी कॉपी। चलो कॉपी दो। मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया और भाई साहब फेल हो गए। मेरे और उनके बीच में अब केवल 2 साल का अंतर हो रह गया। जी में तो आया कि भाई साहब तो आड़े हाथों लूं। भाई साहब कहाँ गई वो आपकी घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। बताइए भाई साहब, घोर तपस्या। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब अब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर भाई साहब ने फिर मेरी फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं है। और भाई साहब ने इसे भांप लिया। अरे उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय वापस लौटा तो मानो भाई साहब ने तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। तना ना तना ना 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 ना। भाई साहब क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, भाई साहब छोड़ो तो। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है? लेकिन भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी तो हस्ती क्या है। इतिहास में रावण का हाल तो बड़ा ही होगा। उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पड़ गए? मैं इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजों को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेकों राष्ट्र उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसके गुलाम थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम और निशान तक मिटा दिया। कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। इंसान जो चाहे कुकर्म करे पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। जी। अच्छा, कौन था शैतान? शैतान एक ऐसा इंसान था। इंसान था? नहीं नहीं नहीं, भगवान। भगवान नहीं 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 नहीं, शैतान एक ऐसा कुछ था। अरे शैतान शैतान था। शैतान कहेंगे। उसे भी अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में हुआ ये कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया।
शाहे रोम को भी एक बार अभिमान हुआ था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, बल्कि अंधे के हाथ पटेर लग गई है। लेकिन पटेर सिर्फ एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। अरे कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी थोड़ी हो जाता है। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद करना आसान समझते हो? अरे 8-8 तो केवल हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद कर लेना आसान नहीं है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें लिख दिया और सब नंबर खाए, सफा चट। एक सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों चार्ल्स, कोनियो विलियम्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछ लेते 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिखा और सब नंबर कट गए। कोई इन मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है। व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? अरे भाई, दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखता है? लेकिन इन परीक्षकों को उसकी क्या परवाह है? वो तो बस वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा है? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। बताइए इससे प्रयोजन। इस रेखा पर वो लंब पटक दिया। पटक दिया भाई साहब, दुगना हो जाएगा। अरे दुगना नहीं, चौगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। मगर आपको परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात आपको याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उनके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है। इससे आदमी के जीवन में संयम हो जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात है, पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग हो गया कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राय ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्टॉप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए, धीरे धीरे भी है, उल्टी बात की नहीं। ये बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन ये बालक, यहां बाबा जी का प्रवचन चल रहा है। अरे तुम भी इतनी सी बात समझ सकते हो, लेकिन इन अध्यापकों को इतना भी तमीज नहीं है। ऊपर से दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हैं तो जमीन पर पांव नहीं पड़ते। इसलिए कहता हूं, मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं और मुझे दुनिया का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। मेरी बात ग्रह बांधिए, नहीं तो पछताएंगे।
तुम्हारा कोई दोष नहीं है माता। जब तुम बुद्धि बांट रही थी तो ये सो रहे थे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। अरे भोजन भी मुझे आज निस्वाद लग रहा था। अरे पास होने पर जब ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। मैं कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा ही जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। कॉपी दो, कॉपी। मैडम बता दी तो मैं पास हो जाए। ये क्या है? मास्टर साहब ये विद्या है, विद्या। इसको पास करने से विद्या आती है, बुद्धि आती है। गुरुजी बैग। तुम बाहर में तो हम बता रहे थे। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की पर जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 स्कूल जाने के पहले अरे मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। जब नतीजा सुनाया गया तो बेचारे रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी याद ही रह गई। मगर अगर मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब की तरह दुख ना होता। पर विधि की बात कौन टाले। तो मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 साल का अंतर और रह गया। तभी मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि अगर भाई साहब 1 साल और हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कुटिल विचार को बलपूर्वक दिल से निकाल डाला। अरे भाई वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे अप्रिय लगता है अवश्य, पर क्या पता ये उनके उपदेशों का ही असर हो जो मैं दनादन पास हुआ जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अरे दाढ़ी वाला भाग गया तो मूछ वाले को पकड़ो, मूछ वाला भाग गया तो चोटी वाले को पकड़ो। देखा आपने, भाई साहब अब कुछ नरम पड़ गए थे। अरे कई बार उन्होंने डांटने का अवसर पाकर भी धीरज से काम लिया। मुझे लगता है वो समझने लगे थे कि अब उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं है, या अगर है तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा।
मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। तो भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वो भी बंद हुआ। हाँ, कुछ दिनों से मुझे खनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनसे नजर बचा के कनकौवे उड़ाया करता था। मांझे देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि जैसी समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। अरे भाई, मैं भाई साहब को यह अंदेशा ना होने देना चाहता था कि उनका सम्मान, उनका लिहाज मेरी नजरों में कुछ कम हो गया है। तो एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कटा हुआ कनकौवा लूटने बेतहाशा भागा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ सीधा पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों का एक झुंड लग गए और झाड़दार बांस लिए पीछे लग गया। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल था। आज की तरह न मोटरसाइकिलें थीं, न कारें, न मेट्रो, न ट्रेन, न व्हाट्सएप, न टेलीग्राम, न फेसबुक, न इंस्टाग्राम, न चींची, न चेचे, न पीपी, न पेपे। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से आ रहे थे। अरे हरिया, रुकना, मैं भी आ रहा हूं। अरे हरिया, रुक जा रे। हरिया, बंसी, मुरली, लाखन। हरिया, बंसी, मुरली, लाखन। जी भाई साहब। इन बाजारू लोगों के साथ ढेले की कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो? आखिर कुछ तो आदमी को अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब 8वां दर्जा पास करके लोग नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलसियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे देश के लीडर और समाचार पत्रों के संपादक, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं कक्षा में आकर इन बाजारू लोगों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो अपने आत्मगौरव की हत्या कर डाले? मैं जानता हूं कि तुम अपने मन में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से अब केवल एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे तुम आज मेरे ही दर्जे में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो अगले साल तक तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और एक आध साल बाद शायद मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 सालों का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और रहूंगा। मुझे जो दुनिया का तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, D.Litt या D.Phil क्यों ना कर डालो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं कक्षा के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज्यादा है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए हैं और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें भले ही उन्हें ना मालूम, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। ईश्वर ना करे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो, अरे हो नहीं रहा हूं, मान लो आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे।
और दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर उसका इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अब बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ ज्यादा बेचते हैं होते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में, कितने में? आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और पूरे कुटुंब का पालन किया है, जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो। अरे गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बहुत अच्छे, शाबाश, बढ़िया। जी गुरुजी। गुरुजी होगा एमए है कि नहीं? है? है। और यहाँ के नहीं है तो ऑक्सफोर्ड। हाँ वहाँ के हैं। 1000 रुपये महीना पाते हैं, पर इनके घर का इंतजाम कौन करता है? कौन? इनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे तो खर्चा पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से इनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, हा, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे, और अगर तुम ऐसे न मानोगे तो मैं इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। मुझे सचमुच आज अपनी लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब, आप मुझे मेरी भलाई के लिए ही तो डांटते हैं। मुझसे सचमुच भारी भूल हो गई भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाई साहब। अरे ये क्या कर रहे हो छुटकाऊ? मेरा मन भी पतंग उड़ाने का करता है। हाँ, लेकिन अगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हें रास्ते पर कैसे लाऊंगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है। तभी एक कटा हुआ कनकौआ हमारे सर के ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, बालकों की एक पूरी सेना उसके पीछे लग गई। अब भाई साहब तो लंबे हैं ही, उन्होंने लपक के उसकी डोर पकड़ ली। अरे और हॉस्टल की तरफ बेतहाशा भागे। भाई साहब, मेरी पतंग। खोंगा, चंपा, लल्लू लाल, अब नहीं छोड़ेंगे यार, गलत हुआ यार। तो साथियों, ये थी अन्वेषण थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति बड़े भाई साहब। आप सभी से निवेदन है कि कृपया 10 मिनट अपने और दें, हम पात्रों का परिचय कराएंगे। उससे पहले अन्वेषण थिएटर ग्रुप के अध्यक्ष श्री रविंद्र दुबे कक्का, आज के नाटक के निर्देशक श्री संतोष तिवारी, लाइट और साउंड से जुड़े कलाकार, मेकअप सेट के कलाकार और प्रस्तुति से जुड़े सभी कलाकारों से हमारा निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आ जाएं। सबसे पहले बैक स्टेज से शुरू करते हैं। सभी व्यवस्थाएं प्रबंधन डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी का रहा। अतुल श्रीवास्तव जी आइए। लाइट पर थे संदीप बोहरे और कपिल नाहर जी। संगीत संयोजन अभिषेक दुबे। अभिषेक जी। सेट निर्माण का कार्य देखा राजीव जाट ने।
मेकअप में कपिल नाहर, प्रचार प्रसार रविंद्र दुबे कक्का, मंच सामग्री अमजद खान, टिकट एवं ब्रोशर डिजाइन मनीष दुबे। अब हम मंच के कलाकारों की तरफ बढ़ते हैं। तो छात्रों का रोल किया था ज्योति रायकवार, अमजद खान, अश्वनी साहू, देवेंद्र सूर्यवंशी, दीपांश सेन और प्रियांश सेन ने। शिक्षिका की भूमिका में थी आयुषी चौरसिया। हेडमास्टर की भूमिका में थे सुमीत दुबे। बड़े भाई साहब की भूमिका में थे मनोज सोनी। और साथियों, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि नए आते हैं लेकिन जल्दी ही वरिष्ठता हासिल करते हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार जिन्होंने छोटे भाई का रोल निभाया, संदीप दीक्षित। और साथियों, नाटक का निर्देशक किया, बहुत परिश्रम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, निर्देशन किया श्री संतोष तिवारी जी ने। और अब अन्वेषण थिएटर ग्रुप के अध्यक्ष श्री रविंद्र दुबे कक्का जी से हमारा निवेदन है कि वे पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर आज के नाटक के निर्देशक श्री संतोष तिवारी जी का सम्मान करें। अभी आपने जिसका सफल संचालन करते हुए देखा वो हमारे छोटे भाई सतीश साहू जी हैं। ये प्रचार प्रसार में भी अग्रणता दिखाते हैं और तमाम हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं उसका निर्वहन बखूबी करते हैं। भाई सतीश जी, बहुत धन्यवाद कक्का, ये इनका बड़प्पन है। निर्देशक श्री संतोष तिवारी जी। तो साथियों, इस तरह 3 दिवसीय अन्वेषण रंगोत्सव का पहला दिन इस अन्वेषण रंगोत्सव का ये पहला दिन इस तरह समाप्त होता है। कल दमोह की संस्था युवा नाट्य मंच द्वारा शादी का प्रस्ताव नामक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। परसों भोपाल की टीम का नाटक होगा। आप अपने परिवार व मित्रों सहित अवश्य पधारिए। आज आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।